स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो कि हमारे यहाँ पर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि आपके यहाँ पर 28 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले लाइव क्लासेज यहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नेटवर्क इशू आ चुका था, इसके लिए यहाँ पर सही यहाँ पर जो इमेज वगैरह थी नहीं आ रही थी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सही वॉइस नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं यहाँ पर उसको कट कर दिया हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर फिर से वीडियो यहाँ पर बनाई है। तो ये वीडियो अगर आप देखते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप कर पाएंगे अपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट्स में। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कि मैं यहाँ पर लाइव क्लास करूँ या फिर ना करूँ, जो कि मैं हमारा जो कि कल मैं करने वाला हूँ। अगर आप बोलेंगे तभी मैं यहाँ पर करूँगा लाइव, नहीं तो यहाँ पर यही ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। और जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, बाकी सब्सक्राइब करके आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 3 भागों में बांटा गया भैया। एक मेटल्स है, दूसरा नॉन मेटल्स है, तीसरा मटेरियल्स। ये चीज़ें यहाँ पर आपकी हो गई हैं। अब हम देखेंगे मेटल्स में कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आयरन कंटेंट, दूसरा है नॉन आयरन कंटेंट। तो आयरन कंटेंट में क्या होता है कि कार्बन स्टील होती है, एलॉय स्टील या फिर कास्ट आयरन। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो कि जिसमें भी यहाँ पर आयरन की मात्रा मतलब कि लोहे की मात्रा पाई जाती है वो आपका आयरन कंटेंट होता है। और दूसरा होता है नॉन आयरन कंटेंट, तो जिसमें यहाँ पर नहीं पाई जाती, जैसे कि सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरीके से कई धातुएं जिनमें नहीं पाई जाती है, मतलब लोहा नहीं पाया जाता है, वो सारी चीज़ें नॉन आयरन कंटेंट हो जाती है। तो दूसरा यहाँ पर भाग जो कि हमारा होता है नॉन मेटल्स, उसके बाद मटेरियल्स आ जाता है। तो नॉन मेटल्स में क्या क्या होती है, नॉन मेटल्स में आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाते हैं दोस्तों, जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जो हमें पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होते वो हमें इनऑर्गेनिक यहाँ पर कहलाते हैं। तो इस ऑर्गेनिक में आपका हो गया लेदर, पेट्रोलियम, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं ऑर्गेनिक में। अगला आ गया आपका भैया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में आपका आ जाता है भैया ग्लास, सेरेमिक, इसका बाद आ गया सीमेंट, मिनरल्स। ये 4 चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको कृत्रिम रूप से आप बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में आपके यहाँ पर प्राकृतिक रूप से, जैसे कि चमड़ा पाया जाता है, पेट्रोलियम का प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, रबर आपके जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और प्लास्टिक जो आपके यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जो धागे वगैरह बनते हैं उसमें भी प्लास्टिक का गुण यहाँ पर पाया जाता है। अब हम देखेंगे पदार्थ के यहाँ पर गुण कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के कई गुण होते हैं। पहला है भौतिक गुण, दूसरा उष्मीय गुण, इसके बाद रासायनिक गुण, विद्युतीय गुण, यांत्रिक गुण और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो कि आप यहाँ पर अपने हाथ से करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। चूँकि हम यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर यांत्रिक गुण ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यांत्रिक गुण आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला यांत्रिक गुण आपका यहाँ पर प्रत्यास्थता, जो कि इलास्टिसिटी होती है। दूसरा आपका हो गया प्लास्टिकता। अगला नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, भंगुरता, कठोरता, सामर्थ्य, तन्यता, कड़ापन, विसर्पण, श्रांत, दुर्नम्यता और प्रत्यास्कंदन। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई जाती हैं किसमें भैया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर हमने बात की है, ये तो पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर लगने वाले भारों व बलों के प्रतिरोध क्षमता या व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, यांत्रिक गुण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा, कई बार हमारे पूछता है। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर चलिए देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल के प्रभाव से पदार्थ के बाह्य आकार में अस्थायी परिवर्तन होता है तथा बाह्य बल हटा लेने पर पदार्थ अपने मूल अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल के प्रभाव से पदार्थ के बाह्य आकार में अस्थायी परिवर्तन होता है तथा बाह्य बल हटा लेने पर पदार्थ अपने मूल अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। पदार्थ के इसी गुण को ही क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लिमिट। प्रत्येक पदार्थ के विरूपण की एक सीमा होती है, जिसके अंतर्गत यदि बाह्य बल सीमा के अंदर या सीमा तक लगाकर हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। जब बाह्य बल बाह्य सीमा के बाहर लगाते हैं तो पदार्थ का अस्थायी विरूपण हो जाता है और पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता। इस गुण को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं भैया प्लास्टिकता क्या होती है। प्लास्टिकता क्या होती है ये हम चलिए देख लेते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य बल प्रत्यास्थता सीमा से अधिक लगाकर बिना अवस्था बदले आकृति में परिवर्तन करना ही प्लास्टिकता कहलाती है। दोस्तों अगर हम उसके जो कि यहाँ पर आकार को ना बदलें, बस उसके यहाँ पर आकृति में ही परिवर्तन कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है,
प्लास्टिसिटी कहलाती है। इस गुण के कारण ही पदार्थ की आकृति में एक बार परिवर्तन होने पर, बाह्य बल हटा लेने पर भी वह मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है, वह वैसे ही यहाँ पर विरूपित हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि नम्यता क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बाह्य बल लगाकर उसे चाप के आकार में आसानी से झुकाया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, नम्यता कहलाती है। अब आगे हम देखेंगे कि सामर्थ्य क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बाह्य बल को बिना सफल हुए सहन करता है, वह उसकी यहाँ पर क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। अब अगला गुण जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला गुण है, विसर्पण, क्रीप क्या होता है। धातु तथा धातुओं में लगातार लंबे समय तक प्रतिबल लगे रहने के कारण धातुओं में मंद प्लास्टिक, लो प्लास्टिसिटी का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा एक ऐसा समय आता है जब पदार्थ असफल होकर टूट जाता है। पदार्थ के इसी गुण को ही क्या कहा जाता है भैया, विसर्पण कहा जाता है, विसर्पण, क्रीप कहा जाता है, क्रीप। ये आप जरूर से याद रखिएगा। अब अगला हम चलिए देखते हैं जो कि फटिग, किसी मशीन या मशीन पार्ट पर बार बार चक्रीय लोडिंग किए जाने के कारण, किसी मशीन या मशीन पार्ट पर बार बार चक्रीय या लोडिंग किए जाने के कारण मशीन पार्ट में अचानक प्रतिबल उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे मशीन पार्ट के टूटने या असफल होने की संभावना को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, श्रांत, जिसे हम कहते हैं फटीज, यही यहाँ पर बोला जाता है। अब आगे हम देखेंगे स्टिफनेस, दुर्नम्यता क्या होती है। दुर्नम्यता काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता है इसमें कि यार ये स्टिफनेस क्या होती है, दुर्नम्यता क्या होती है। तो पदार्थ का वह गुण जो प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करने का सामर्थ्य रखता है, जैसे जो प्रत्यास्थ क्या विरोध करने का सामर्थ्य रखता है, वही हमारी क्या कहलाती है, दुर्नम्यता कहलाती है। अब अगला हम देखेंगे जो कि है हमारा प्रत्यास्कंदन क्या है। प्रत्यास्कंदन क्या होती है, रेजिलेंस क्या होती है। तो किसी पदार्थ का प्रत्यास्थ सीमा के अंदर संचित किए गए अधिकतम विकृति ऊर्जा को ही प्रत्यास्कंदन कहा जाता है। जैसे किसी पदार्थ का प्रत्यास्कंदन के अंदर संचित किए गए अधिकतम विकृतीय ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है भैया, प्रत्यास्कंदन कहा जाता है। तो फ्रेंड हमने सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुकी हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर है आपके दुर्नम्यता, प्रत्यास्कंदन, श्रांत, विसर्पण, सामर्थ्य, नम्यता, प्लास्टिकता, उसके बाद प्लास्टिक की सीमा, उसके बाद इलास्टिसिटी, सारा कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया इसमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं आपके, तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ तो 100% आप अपनी इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट में अच्छा करके आएंगे। तो इसके लिए यार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाई जा रही हैं। और जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे स्टील एक एलॉय है, इसमें आयरन के साथ साथ क्या मिश्रित करते हैं। तो स्टील जो कि आपका एक एलॉय है, इसमें आयरन के साथ साथ क्या मिश्रित करते हैं, कार्बन मिश्रित करते हैं। तो कार्बन मिश्रित करते हैं तभी यहाँ पर ये एक अच्छा यहाँ पर रूप प्रदान कर लेता है। HSS का कंपोजिशन बताइए, HSS का कंपोजिशन क्या है। 18% टंजक्शन, उसके बाद 4% क्रोमियम, इसके बाद 1% बेनेडियम इत्यादि ये पाए जाते हैं। अब अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी एक कार्बन पॉलीमर का नाम बताइए। तो नायलॉन जो कि एक कार्बन पॉलीमर है, जैसे तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। धातु कंपोजिस्ट का उदाहरण तो ACSR जो कि आपके धातु कंपोजिस्ट का एक प्रकार का उदाहरण है। अगला देखेंगे सबसे अधिक तन्य धातु का नाम, सोना सबसे अधिक तन्य धातु का नाम होता है, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला है भैया सबसे अधिक आघातवर्त तथा सबसे कम आघातवर्त धातु का नाम। तो सोना सबसे अधिक आघातवर्त तथा सीसा सबसे कम आघातवर्त। जानते हैं आप कि सोना जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उच्च ताप पर गला जाता है, उसके बाद उसको कई आकार में भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन जो शीशा होता है वो आप एक ही चोट में उसको यहाँ पर मतलब कि तोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कम आघातवर्त होता है। अगला है भैया अलौह धातु का नाम। कौन कौन से धातु हैं जो अलौह होती है, जिसमें लौह मतलब लोहा नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहला है एल्युमिनियम, कापर, इसके बाद स्पेडियम, उसके बाद ये आपका है कोबाल्ट। अब अगला यहाँ पर है जो कि यहाँ पर शुद्ध एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है। तो हमने आपको बताया था शुद्ध एल्युमिनियम का गलनांक भैया 930 केल्विन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पूछे जाने वाला सवाल है, तो इसको जरूर से याद करिएगा। तो पहले चैप्टर में हमने यहाँ पर इतना यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं कि भैया सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसको हमने यहाँ पर पढ़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप जरूर से याद करिएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। तो इसको याद कर लीजिए। बाकी अब हम चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, वहाँ से हम देखेंगे भैया कि क्या उसमें यहाँ पर बताया गया। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि यहाँ पर है धातु तथा मिश्र धातु। ऐसे तो धातु और मिश्र धातु से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे भैया और भी हमारे चैप्टर्स हैं, जो कि सारे चैप्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आप जरूर से यहाँ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर इसका लाभ अच्छे तरीके से उठा पाएँ। चैप्टर 3 आपका यहाँ पर है मेटल एलॉय। सेकंड चैप्टर जो कि आपका क्रिस्टलीकरण है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बताने हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूँगा। इसमें होता है फेरस मेटल्स, कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल। इसके बाद इसमें
इसमें बनाने की विधि हम पढ़ते हैं, परिचय करते हैं, का प्रसाधन या पिसना करते हैं, फिर निस्तारण या भर्जन करते हैं, प्रगलन करते हैं, उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं। प्राप्ति स्थान या फिर बनाने की विधि, उसके बाद भौतिक गुण, रंग रूप किस तरीके से होता है, टेम्परेचर इसका कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, स्टेज वैल्यू सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यांत्रिक गुण पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ कितनी होती है, मशीनेबिलिटी कितनी होती है, मेलेबिलिटी कितनी होती है, हार्डेज कितनी होती है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अगला यहाँ पर भैया जो कि हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स में कौन कौन से यहाँ पर इसमें भाग मेटल नॉन मेटल आप जानते ही हैं। मेटल में आपका क्या हो गया, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल में आपका आ जाता है भैया ये जो कि लोहा आता है, पिग आयरन, पिटवा लोहा, इस्पात, ये तीन चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं जो कि आपकी फेरस मेटल में आ जाती हैं। और इसके बाद लोहे की जो प्रधानता है वो कार्बन के हिसाब से बदला जाता है। एक आपका होता है ढलवा लोहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है कि ढलवा लोहे के प्रकार जो होते हैं, सारे प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। तो ढलवा लोहे में कई प्रकार हैं, पहला है भूरा ढलवा लोहा, दूसरा है श्वेत ढलवा लोहा, तीसरा है ग्रांथिक ढलवा लोहा, इसके बाद है आघात वर्ध ढलवा लोहा। इसके बाद यहाँ पर जो आप पेट्रोल लोहा, इस्पात है, ये अलग है। इसके बाद नॉन फेरस मेटल में आपका क्या क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जिसमें जो कि नॉन फेरस मेटल में होती हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर इसके चैप्टर में पढ़ना है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ढलवा लोहा का एक प्रकार और भी है जो कि है चित्तीदार ढलवा लोहा, मिश्र ढलवा लोहा। इस्पात में आपका क्या आ जाता है, ढलवा इस्पात, पिटवा इस्पात। और इस यहाँ पर पिटवा इस्पात जो कि दो प्रकार का होता है। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि पिटवा इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है भैया दो प्रकार के होते हैं, कार्बन स्टील, मिश्र इस्पात। कार्बन स्टील और मिश्र इस्पात, कार्बन इस्पात और मिश्र इस्पात। कार्बन इस्पात जो कि आपके कार्बन की % मात्रा के हिसाब से यहाँ पर तीन प्रकार का होता है। एक होता है निम्न कार्बन इस्पात, दूसरा है मध्यम कार्बन इस्पात, तीसरा है उच्च कार्बन इस्पात। जैसे तो ये तीन भागों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर बांटा गया है। अब हम देखें कार्बन के जो कि कॉस्ट आयरन के प्रकार का कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, भूरा ढलवा लोहा किस प्रकार से बनता है, इसके गुण क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो कि आपका यहाँ पर इसके उपयोग क्या होते हैं, आघात वर्ध ढलवा लोहा, इसके क्या उपयोग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नोडुलर ढलवा लोहा, और इसके बाद आपका यहाँ पर श्वेत ढलवा लोहा, और इसके बाद आपका यहाँ पर चित्तीदार ढलवा लोहा। और यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे भैया कि मिश्र धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, इसका उपयोग क्या है। ध्रुव सीति ढलवा लोहा क्या होता है, पिटवा ढलवा लोहा क्या होता है, ढलवा लोहा के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एल्यूमिनियम जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका है, एल्यूमिनियम में इसकी प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके बनाने की विधि क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा जो कि यहाँ आएगा हीट ट्रीटमेंट में। आपको एक कवर दे रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा जाएगा, हीट ट्रीटमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमको, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो भैया आपको यहाँ पर जो कि ऑस्टेनाइड है, मार्टेनसाइट है, और यहाँ पर सीमेंटाइट है, इसके बाद फेराइट है, इसके बाद परलाइट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर पढ़ेंगे किसमें, हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको पहले चैप्टर का ही मैंने यहाँ पर दिया है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप इसमें तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर लॉन्ग वीडियो चाहिए कि शॉर्ट वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो आइए आपको जरूर से वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ बनी रही हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।